पढ़ाई और ज्ञान अर्जन बहुत ही आवश्यक है। पुराने समय में भी कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम, कि आहार निद्रा मैथुन ये तो पशु और आदमियों में सब कॉमन है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन ही न पशुभिर समाना, कि ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञान केवल जो है वो किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज अपने में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप लोग डेवलप करें, और हमारे जो टीचर्स हैं वो उन क्वालिटीज के डेवलपमेंट में उनके सहयोगी बने, कि उत्साह से संपन्न हो बच्चे, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, क्रिया की विधि को जानने वाले हों, क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम, धीरम कृतज्ञम दूसरे की कृतज्ञता को मानने वाले, दृढ़ सौहृदम च पक्की मित्रता वाले हों। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं जाती है। ये तो एक व्यवहारिक एस्पेक्ट है। व्यवहारिक एस्पेक्ट के साथ साथ और कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। हमेशा आप भारतीय संस्कृति को आप पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे कि एक श्रेयस और प्रेयस, कुछ चीजें हैं आप लोगों को अच्छी लगने वाली, आकर्षित करने वाली, और कुछ चीजें हैं कल्याणकारी। इन दोनों चीजों के बीच एक हमेशा रास्ता, मतलब आदमी जो है वो परेशान रहता है, क्या चीजें श्रेयस हैं, क्या चीजें प्रेयस हैं। तो श्रेयस और प्रेयस के बीच में एक संतुलन बना रहना आवश्यक है। और बातें तो जो बहुत सारी हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि आज आप लोग आदरणीय एनपी सिंह सर को और जो दूसरे हमारे आरपी सिंह साहब हैं उनको सुनने के लिए, और वो किस तरह एक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, खामियां हैं, तो एक विकल्प के रूप में भारतीय शिक्षा परिषद की क्या सोच है, किस तरह वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह वो लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था से हम लोगों को समृद्ध और सशक्त बनाकर जो भी वैयक्तिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, और जो राष्ट्र के स्तर पर और जो विश्व के स्तर पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों को एक समर्थ नागरिक बनाने की संकल्पना करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और इस उद्देश्य के साथ कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ और ये मंत्र के समान उद्बोधन था जिसे हमने आत्मसात किया। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सर यहाँ उपस्थित हैं और अपने सार्थक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से परिपूर्ण बातों से हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे और आज के इस मुख्य बिंदु पर सार्थक प्रकाश डालेंगे। मैं सर्वप्रथम ज्ञान आलोक की अधिष्ठात्री मां शारदा के इस दिव्य मंदिर को प्रणाम करता हूं और भारत की ऋषि परंपरा को नमन करता हूं। भारत की समग्र समृद्ध ज्ञान सृजन की परंपरा को भी प्रणाम करता हूं। भारत के विराट गुरुकुलीय शैक्षणिक संस्कृति को भी नमन करता हूं और समय समय पर भारतीय संस्कृति की शाश्वतता को विद्यमान रखने वाले उन तमाम आचार्यगण को, तमाम ऋषिगण को भी हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित मंडलायुक्त बस्ती जो हमारे अनुज हैं, उन्होंने बहुत ही सहजता से मेरे एक बार अनुरोध करने पर श्री जगदीश स्वरूप शुक्ल जी को इस आयोजन के लिए नामित किया। तो मैं मंडलायुक्त महोदय का तो ऋणी हूं, साथ ही शुक्ला जी के इस अथक पुरुषार्थ को भी नमन करता हूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग के लोगों का आधा समय शिक्षा अधिकारियों का माननीय न्यायालय में ही व्यतीत होता है। ऐसे में भी अगर विशेष रूप से पुरुषार्थ करके उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी, जैसा उपेंद्र जी ने बताया,
अखिलेश जी ने बताया, ये महानिदेशक पुलिस के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और संयोग रहा कि छात्र जीवन में मेरे छात्रावास के वरिष्ठ थे प्रयागराज विश्वविद्यालय में, तो मैंने आग्रह किया, और चूंकि ये दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो इन्होंने भी सहयात्री होने का निर्णय लिया और सचिव के रूप में हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं। हमारे मध्य में उपेंद्र द्विवेदी हैं जो गोरखपुर और बस्ती मंडल के भारतीय शिक्षा बोर्ड के समन्वय का कार्य देख रहे हैं, और श्री ओम प्रकाश आर्य जी और गरुड़ध्वज जी जो पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाने में और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की दिशा में अथक प्रयास करते हैं, उनका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होकर जो एक इस क्षेत्र में जो सहयात्री होने के जो प्रथम निर्णय लेने वाले ओपी सिंह साहब, ओपी यादव जी और रत्नेश निषाद जी, ये तीनों लोग भी उपस्थित हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि किसी भी मिशन में बाद में कारवां में तो बहुत लोग सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन किसी मिशन से जो प्राथमिक अभ्यांतिकरण करता हुआ इंटरलाइजेशन विद द स्पिरिट एट द प्रीवियस स्टेज, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शुरू की यात्रा में कौन साथ था। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की जो इतिहास को पढ़ते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय में, तो हम प्रारंभ में उन समस्त यात्राओं को तलाशते हैं, उन सारे महानायकों को तलाशते हैं जिन्होंने राजनीतिक स्वायत्तता की नींव रखी थी और उसको आगे तक ध्वज लेकर चले, और 1947 में हमें राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान। सबसे अधिक मैं अभिनंदन करूंगा बहन जो हमारी प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर जीजीआईसी की, जिनके सौजन्य से डीआई साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। यहाँ की आचार्यगण को, यहाँ के छात्रों को, और सबसे अधिक जो मैं हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन भी करूंगा, धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा, जो यहाँ पर हमारे सभागार में मां शारदा के जो साधक गण हैं, जो प्रधानाचार्य और प्रबंधक गण यहाँ उपस्थित हैं, इस मिशन से जुड़ने के संदर्भ में जिज्ञासा रखते हुए उन सभी को मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अब मैं विषय पर आता हूं। विषय भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम आते ही या किसी भी बोर्ड का नाम आते ही दो तीन प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। ये बोर्ड क्यों? जब पहले से इतने बोर्ड हैं देश में, तो एक नए बोर्ड की क्या आवश्यकता है? ये बहुत एक मौलिक प्रश्न है, किसी भी शिक्षाविद के मस्तिष्क में आएगा। इसकी अवधारणा क्या है, साथ ही इसकी अवधारणा अन्य बोर्ड की अवधारणाओं से क्या भिन्न है, या कितनी समानता है और कितनी विशिष्टता है? ये बोर्ड वैधानिक है कि नहीं? क्योंकि किसी भी अभिभावक के मन में, किसी भी प्रबंधक के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न होगा कि बोर्ड की वैधानिकता क्या है। और जब वैधानिकता का प्रश्न होता है तो स्वाभाविक रूप से दो तीन प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या इसके प्रमाण पत्रों की, निर्गत प्रमाण पत्रों की अर्हता उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिए या अन्य बोर्ड के संस्थानों में प्रवेश के लिए, या राज्य सरकार, भारत सरकार या प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों में रोजगार की दृष्टि से, या विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की दृष्टि से, इसकी इक्विवेलेंस, समतुल्यता है कि नहीं? किसी भी बोर्ड की वैधानिकता के इतने ही प्रश्न होते हैं। तो पहले मैं वैधानिकता को संक्षेप में बता दूं कि ये बोर्ड किसी प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ को
स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में भारत सरकार ने चयनित किया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए पतंजलि योगपीठ को भारत सरकार ने क्यों चुना? यह भी एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया एक मॉडल बायलॉज के आधार पर, जो मॉडल बायलॉज केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में अंतिम रूप दिया गया था। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में यूआई में बहुत सारी संस्थाओं ने आवेदन किया था, लेकिन दो बिंदु भारत सरकार ने रखा था कि ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसकी भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समर्थ ध्वजवाहक के रूप में प्रामाणिकता स्थापित हो, और दूसरा उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वह भारतीय शिक्षा बोर्ड में निस्वार्थ निवेश करने का सामर्थ्य रखती है। इसमें मुख्य रूप से 5-6 संस्थाएं आई थी प्रतियोगिता में, लेकिन चूंकि पूज्य स्वामी रामदेव और श्रद्धेय आचार्य जी के विषय में आप लोग जानते होंगे कि उन लोगों ने योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में विगत 30 वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और योग को ग्रंथ और गुफाओं से निकालकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज सुलभ बना दिया है, और उसको रहस्यवाद के पर्दे को हटाकर उसको एक सोशल प्रोडक्ट के रूप में, एक लोकरंजक उत्पाद के रूप में, आवश्यकता के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। और साथ ही उन्होंने सबसे अधिक वित्तीय राशि भी कोट किया था अपने आवेदन में कि हम इसको निस्वार्थ बोर्ड के लिए इतनी धनराशि को निवेशित करने के लिए संकल्पित हैं। सबसे उच्चतम इनका प्रस्ताव था धनराशि के विषय में भी, और जो तकनीकी दक्षता होनी चाहिए इस उद्देश्य को, भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए, उसमें तकनीकी रूप से भी उनकी उत्कृष्टता को देखते हुए भारत सरकार ने पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया। इसमें लगभग आधे सदस्य भारत सरकार के। आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि निदेशक एनसीईआरटी, चेयरमैन सीबीएसई, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 5 कुलपति भी इस बोर्ड के सदस्य हैं, और स्पॉन्सरिंग बॉडी को यह अधिकार दिया गया था कि वो भी लगभग आधे सदस्य नामित कर सकते हैं बोर्ड में, लेकिन उसकी भी अर्हताएं भारत सरकार ने ही अपने उपविधि में, मॉडल बायलॉज में नियत कर दिया। ऐसा नहीं था कि स्पॉन्सरिंग बॉडी किसी को भी नामित कर देगी। उन्होंने उसमें अर्हताओं में लिखा था कि शिक्षाविद होंगे, या चूंकि बोर्ड को नए सिरे से खड़ा करना है, उसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अनुभवी व्यक्ति को रख सकते हैं इसके शीर्ष पर, लेकिन वो दोनों की सहमति से ही होगा, भारत सरकार और स्पॉन्सरिंग बॉडी। और अन्य भी जो सदस्य होंगे शिक्षा, शोध के क्षेत्र में जो अग्रणी लोग हैं वही होंगे। मैं बस एक कुछ नामों के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आपको लगेगा कि किस तरह से ये पुष्पगुच्छ है भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक अद्भुत संतुलन दिखेगा बोर्ड की संरचना में भी, जहां एक और इसमें पूज्य स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य जी हैं, वहीं गोविंद देव गिरी महाराज जी, जो आप जानते होंगे राम मंदिर निर्माण में जो कोषाध्यक्ष और वैदिक शास्त्रों में निष्णात हैं, आईआईटीएन संत नाथ संप्रदाय के दक्षिण भारत के चुनचुनगुरी आश्रम के निर्मलानंद नाथ जी महाराज भी सदस्य हैं, लिंगायत संप्रदाय जो कर्नाटक का है जिसके सबसे जो प्रमुख हैं श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी, वो भी सदस्य हैं। रामानुजाचार्य की जो विशिष्टाद्वैत के जो आज की तारीख में
सबसे बड़े जो दार्शनिक हैं, चिन्नाजीयर स्वामी जी महाराज, जो हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के, जो पद्म विभूषण हैं, वो भी सदस्य हैं। आईआईटी ट्रांड सेंट जैन मुनि वीर सागर महाराज भी संत हैं। इसी तरह से कोई भी भारत की ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जिसका कोई शीर्ष संत, लेकिन शर्त ये जरूर थी कि वो संत के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उसका अद्वितीय योगदान होना चाहिए और उसके द्वारा विद्यालयों के संचालन में भी उनका सामर्थ्य लग रहा हो, ऐसे लोगों का ही चयन किया जाए। अमृतामयी अम्मा जो है केरल की, उनके भी प्रतिनिधि हैं। सुत्तूर स्वामी, उनके भी प्रतिनिधि हैं। तो पूरे देश के विभिन्न अंचलों के विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों के विभिन्न भाषाओं से जुड़े हुए जो समर्थ शिक्षाविद भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरी तरह से निष्णात हैं, उनको भी रखा गया। और दूसरी ओर पद्मश्री सम्मानित, अगर आपने नाम सुना होगा, जो लोग फिजिक्स के अगर इसमें कोई लोग होंगे तो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसको बिना पढ़े हुए कोई आईआईटी में, जेई में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो हमारे सदस्य हैं और वो हमारे विज्ञान की किताबों की संरचना की समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसी तरह से आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, जो पद्मश्री हैं कंप्यूटर साइंस में, वो हमारे सदस्य हैं। कृषि क्षेत्र में जिनको राइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर बीपी सिंह पद्मश्री, वो भी सदस्य हैं। भारत भूषण त्यागी जी सदस्य हैं। प्रोफेसर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम स्वामी आईआईटी मुंबई के, जिनका नाम अगर आपने सुना होगा, देश विदेश में वो भारतीय गणित पर संभाषण करते हैं, वो भी सदस्य हैं। और इस तरह की एक लंबी श्रृंखला है कि जो एक और आईआईटियंस हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और दूसरी ओर फिलोसोफर्स हैं, सेंट्स हैं। बट केंद्रीय बिंदु है कि वो सभी मां शारदा के अनन्य साधक होना चाहिए। मात्र प्रवचनकर्ता, मैं बहुत ही अगर कटु ना लगे आपको, तो मात्र प्रवचनकर्ता लोगों को नहीं रखा गया। जो वास्तव में भारत की ज्ञान परंपरा को समझते हैं कि है क्या ज्ञान परंपरा, ऐसे लोग इस बोर्ड में रखे गए। तो ये, अगर आप इसको मेरी बात की प्रामाणिकता देखनी हो वैधानिक, तो आप भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट को ब्राउज करिए और उसमें आपको भारत सरकार से गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम भी आपको प्रदर्शित मिलेगा, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो ये मैं आपको एक वैधानिकता की झलक देना चाह रहा था विस्तार से देखने के लिए। तो बाकी हमारे उपेंद्र जी हैं, आर्या जी हैं, लोग आपको और विस्तार से बता सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है कि अवधारणा क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा में समन्वय, इस शब्द दोनों देखने में कभी कभी अंतर विरोधी से लग रहे होंगे। आप शिक्षाविद हैं कि क्या आधुनिक शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं है क्या, या भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा से भिन्न है क्या? आधुनिक शिक्षा क्या है, फिर भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? और बहुत लोगों के मन में भी प्रश्न आते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो समाज में एक जो प्रैक्टिसेस के रूप में, व्यवहार के रूप में व्यवहृत होने वाली जो विकृतियां सामाजिक भेद के रूप में दिखती हैं, जो सोशल डिवाइसिव फोर्सेस दिखाई पड़ती हैं, जो डिस्टॉर्शंस दिखाई पड़ते हैं समाज में, कहीं वो भारतीय ज्ञान परंपरा का हम पुनरुत्पादन तो नहीं करना चाहते हैं? ये भी प्रश्न समाज के विभिन्न समुदायों से और देश के तमाम प्रांतों से उठते हैं। एक प्रश्न ये भी उठते हैं, जब मैं दक्षिण भारत में जाता हूं, तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई, कोचीन, अभी कोचीन 3 दिन था मैं, वहां एक बहुत ही मौलिक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आप ये भारतीय शिक्षा बोर्ड भी
क्या सीबीएसई की तरह अपनी जो कंटेंट को, अपनी जो विषय वस्तु को रखेगा या पठन पाठन को पद्धति को रखेगा, क्या वो नॉर्थ इंडिया डोमिनेंस रखेगा? क्या दिल्ली केंद्रित इतिहास पढ़ाएगा? क्या इतिहास को उसी दृष्टि से पढ़ाएगा जिस दृष्टि से अभी तक पढ़ाया जा रहा है? या अगर उसमें कोई परिवर्तन करेगा तो क्या पुनर्लेखन करेगा? क्या तथ्यों के साथ छेड़खानी करेगा? या जो पढ़ाएगा तो उसकी दृष्टि क्या होगी? एक प्रश्न वहां से भी खड़ा होता है। बाकी वो ये भी सवाल उठाते हैं, समय समय पर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि स्थानीय भाषा बनाम हिंदी, स्थानीय भाषा बनाम संस्कृत। ये अनेक प्रश्न भी पूरे देश में मैं लगभग 110 गोष्ठियां कर चुका हूं अखिलेश जी, आसाम से लेकर, कश्मीर से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, केरला से लेकर, दक्षिण भारत के तमाम प्रांतों से लेकर और गुजरात से लेकर उड़ीसा तक। ये सवाल उठते हैं कि आप क्या स्थानीय भाषाओं पर कोई बिग ब्रदर लैंग्वेज तो नहीं थोपने वाले, या आप कोई संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो थ्रू संस्कृत डू यू विश टू प्रमोट द कल्चरल हेगोमनी? आप किसी सांस्कृतिक विशिष्ट धारा को आप लोगों पर थोपना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र तो विविध संस्कृतियों का एक पुष्पगुच्छ है, उन लोगों का जो कहना। उन सारी दृष्टियों को समाहित करते हुए हमें तय करना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जो वर्तमान में भी यथावत अपने तत्वबोध के साथ जीवंत है, वह एकमात्र है तो भारतीय संस्कृत पूरे विश्व में जो प्राचीनतम भी है और अद्यतन भी है। बाकी सारी संस्कृतियां प्राचीन रही होंगी, ग्रीक, यूनान, सी के 300 के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने जब डोनेशन कर दिया चर्च को, पोप को, उसके बाद से ग्रीक और यूनान की संस्कृति समाप्त हो गई। उनका आधार लेकर के भले ही 17वीं शताब्दी में देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, अरस्तु की दर्शन के आधार पर भले खड़ा करते हैं पूरा यूरोप को 17वीं शताब्दी में, लेकिन वो जो मूल संस्कृति नहीं रही, अवेस्ता की संस्कृति, जोरोस्ट्रियन संस्कृति। आज आप देखिए 9वीं शताब्दी के बाद ईरान में पूरी की पूरी संस्कृति प्राचीन, उसके अवशेष भी नहीं है। अगर उसके अवशेष की सुरक्षा भी किया है तो भारत ने किया है। अभी भी फारसी लोगों की जो अग्नि शिखा है उसको सुरक्षित भारत ने ही मुंबई में रखा हुआ है, ईरान में नहीं है सुरक्षित। उसी तरह से अगर आप प्राचीनतम देखें, बेबीलोन की संस्कृति वो खंडहरों में है, पुरातात्विक अवशेषों में है, उसका कोई जीवंत स्वरूप आज की दिनचर्या का अंग नहीं है। मिस्र, मेसोपोटामिया, उनकी संस्कृतियों का आप विद्यमानता वर्तमान किसी भी जीवन की गतिविधियों में या दर्शन में नहीं देखेंगे। एकमात्र अगर संस्कृति है जो प्राचीनतम भी है और आज भी अनेक झंझावातों के बावजूद, अपनी अनेक विकृतियों के बावजूद भी, मैं नहीं कह रहा हूं पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं है, पूर्ण शुद्ध रूप में जिस दिन हो जाएगा पूरा विश्व उस दिन भारतीय संस्कृति के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन पहले हमें तो होना है ना भारतीय ज्ञान परंपरा की सही बोध। हम अगर भटके होंगे, हम अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को अंधविश्वासों, अंध परंपराओं, सामाजिक विभेदों, इस तरह के चंगुल में देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा को, तो हम खुद ही नहीं भारतीय हैं। इसको वैश्विक धरातल पर स्थापित करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो परिभाषित कर रहा है वो इस रूप में कर रहा है कि विगत ज्ञात इतिहास के 5000 वर्षों में भारत के इस विस्तृत भूभाग में समय समय पर
समकालीन जो भी चुनौतियां आई उनके समाधान के लिए हमारे पूर्वजों ने दर्शन के दृष्टि से, भाषा की दिशा में, विज्ञान की दिशा में, खगोल विज्ञान की दिशा में, गणित की दिशा में, भौतिकी की दिशा में, चिकित्सा की दिशा में उन्होंने किस तरह के कार्य किए, किस तरह के नए नए ज्ञान सृजन किए और उन ज्ञान सृजन की परंपरा में समय समय पर परिवर्तन किस रूप में होते गए। और आज 21वीं सदी में यदि हमारे सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर, जिनके समाधान के लिए हमें बच्चों को नए ज्ञान सर्जक बनाने के लिए जो दृष्टि उपयोगी हो, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने में स्थापित करेगा।